हेलो फ्रेंड्स, सी एस उत्कर्ष गर्ग वंस अगेन। मैं आपके लिए जुलाई 2020 की ई बुलेटिन सीरीज़ लेकर आया हूँ। इससे पहले हम मई जून की डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक अच्छे थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ामिनेशन डेट भी डिसाइड हो गया है 29 अगस्त 2020। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके लिए है, आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। बिकॉज रिमोट प्रॉक्टरिंग बेसिस पर आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा, जिसमें आपके अभी फ़िलहाल 2 लेवल के चेकअप चल रहे हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा नोटिफिकेशन ICSI की साइट पर। लेवल 1 में आपका आइडेंटिटी चेकिंग होगी एंड देन लेवल 2 में आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकअप रहेगा। और अप्रॉक्सीमेट 19 अगस्त तक आपको एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट सर के मैसेज से डील करते हैं। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप, बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट। ठीक है, मतलब आपको अपनी डेली इम्प्रूवमेंट चेक करना ही है, जो कि आप कंटिन्यूस बेसिस पे अभी तक करते आए हैं। और अब आपको ऐसा थकना और हार के नहीं बैठना है। अब ये आपका टाइम आ गया है जिसमें आप अपनी आपको परफॉर्मेंस आपको दिखानी है। तो द सीड्स दैट यू प्लांट, अब जो आपने फसल बोई है, अब आपको उसका परिणाम मिलेगा आगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप देख लीजिएगा। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि आपको किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम अपना करंट अफेयर्स से डील करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की हम डील कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या है, जो मर्जर हुआ है, आपको जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो मर्जर हुए हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, 2017 में हमारे पास 27 बैंक्स हुआ करते थे, जिसमें SBI के भी काफ़ी बैंक थे। SBI ने सबसे पहले अपने इंटरनल उसमें अपना मर्जर किया एंड उसके बाद जैसे देना बैंक एंड विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जर हुआ PNB में। सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ आपका कैनरा बैंक में। एंड देन आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हुआ था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि अब कौन सा लार्जेस्ट बैंक है। तो सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। अगर एक आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए भी ये थोड़ा सा एक समरी प्रोविज़न, क्योंकि आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ की रेलेवेंट फैक्ट हो जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज अ MCQ पूछी जा सकती है। बिकॉज इंस्टीट्यूट हर चीज़ कवर करके नहीं चलता, बट अगर इंस्टीट्यूट आपको बुलेटिन के जरिए बता रहा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से कवर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स स्कोर करें। तो लिख लीजिए आप सबसे पहले कि जो भी इस मर्जर के बाद सबसे लार्जेस्ट बैंक होगा वो SBI होगा फर्स्ट, सेकंड में आपका PNB होगा, थर्ड में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, फोर्थ में आपका कैनरा बैंक एंड फिफ्थ में आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ये सब मर्जर क्यों हो रहे हैं, इसका क्या कुछ बेनिफिट्स है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट्स है, जैसे हमारे पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल्स के बेनिफिट हैं। आपकी जब देखा जाएगा तो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग कम हो जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा, ग्लोबल रीच हो जाएगी बैंक की, बिकॉज हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल आर अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आगे सबसे पहला की डिसीजंस जो कि जुलाई मंथ में लिए गए हैं, सबसे पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अप्रैल में जून तक के लिए ये योजना अप्लाई करी थी। ठीक है, उसके लिए क्या दे रहे थे इसमें ये फ्रेंड्स, इसमें ये वीट या राइस 5 किलो तक हर एक फैमिली को, हर एक मेंबर की फैमिली को, और 1 किलो चना पर फैमिली को ये फ्री दिया जा रहा था। तो ये स्कीम एक्सटेंड हो गई है नवंबर 2020 तक। इट मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फॉर 5 मंथ्स के लिए ये एक्सटेंड कर दी गई है। और इसमें जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो 90,000 करोड़ रुपीज़ का आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। कैपिटल इन्फ्यूजन फॉर द 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। अब आपने देखा फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से डेथ हुई है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ग्रोथ करने के लिए कैपिटल इन्फ्यूज़ करी जा रही है इसमें। फिर फ्रेंड्स, तीसरा आ जाता है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको पता होगा 2% पे होम लोन प्रोवाइड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा
पर्सनस को उनके इनकम बेसिस के हिसाब से दिया गया था। जैसे अगर आपकी 3 लाख रुपए से कम की इनकम है तो आपको 6.5% की सब्सिडी मिलेगी, और आपकी अगर 12 लाख से कम है इनकम और 6 लाख तक है तो 4% की, इस तरीके से स्लैब्स था। बट आप बस ये याद रख लीजिए कि ये जो स्कीम है वो किसको अवेलेबल है, जिसकी उम्र 21 ईयर से 55 ईयर्स की एज है उसको अवेलेबल है, और जिसका कोई अलग और घर ना हो, और 6 लाख तक के लोन पे ही आपको सब्सिडी मिलेगी, और 45 स्क्वायर फीट का आपका हाउस होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम चलते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फ्रेंड, ये बेसिकली एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए है, जो नाबार्ड बैंक ने एडिशनल 30,000 करोड़ रुपए का इसमें फ़ंड दिया है। क्यों दिया है इसमें? क्योंकि एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं अब सब की एग्रीकल्चर से सब बॉयकॉट ना कर लें, इस वजह से ये दिया गया है कि भाई गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। जैसे मान लीजिए अरहर की दाल है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि अगर उसको कॉस्ट लग रही है अरहर की दाल उगाने के लिए 10 रुपये, तो गवर्नमेंट उसको 15 रुपये देगी खरीदने के लिए, जिससे उसको किसान को लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, उसके बाद की डिसीजन टेकन बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन जून 24, 2020 की अगर हम बात करें तो ये मंथ एंड की बात है। जून मंथ एंड में जब हम लास्ट वीक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिक्लेरेशन ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये कुशीनगर एयरपोर्ट ये आपका कहाँ पर है? ये नियर कासिया है, एक यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये गोरखपुर एयरपोर्ट के 52 किलोमीटर के पास बन रहा है। ठीक है। ये क्योंकि जो एक्चुअली क्या है, जो आपका कुशीनगर के पास बुद्ध सर्किट है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम लोग हज जाते हैं, ऐसे ही हिंदूज़ में 4 धाम की यात्रा बताते हैं। उसी तरीके से जैसे थाईलैंड के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, वो डिवोटीज़ वहाँ पर जाकर उनको, क्योंकि बुद्ध जी को वहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, वहाँ पर एक बुद्ध सर्किट जगह है, तो वहाँ पर वो लोग जाना चाहते हैं। उसकी फैसिलिटीज़ के लिए ये चीज़ें कुशीनगर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और आपने देखा होगा ये एक उड़ान स्कीम है, उसमें भी उसके अंडर इसको लाया गया है। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं रिफॉर्म्स इन द स्पेस सेक्टर। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आजकल इसरो जो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, जो कि 1962 में सेटअप हुआ था, तो आजकल इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है प्राइवेटाइजेशन का? मतलब कि हम प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट स्टार्टअप्स को, जैसे जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन है, आपका एलन मस्क का स्पेस एक्स है, इनको हम कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ काम करिए, और जो इसरो के रिसोर्सेज हैं उसको आप यूज़ करिए, और अपनी जो भी आप अपना रिसोर्सेज है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जिससे कि आप अपने अचीव कर सकें अपना जो भी गोल हैं। ओके, जैसे जियोस्पेस टेक है एक, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में मतलब हमारे को टेक्निकल एक्सपर्टाइज लानी है एक तरीके से। आपने देखा हमारा बिकॉज इसरो का सिर्फ 2% शेयर है, तो कहीं ना कहीं हमारे को उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ओके, इसमें क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहले 15,000 करोड़ रुपीस का फंड दिया था, उसके बाद 13,343 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट एडिशनल दिया एनिमल हस्बेंड्री। मतलब क्या होता है? क्योंकि ऐसे इंडिया में 53 करोड़ एनिमल हैं, लाइव स्टॉक है, जिनको फूट एंड माउथ डिजीज़ है, FMD बोलते हैं इसको, ठीक है ना, मुंह पका खुर पका हिंदी में इस तरीके से बोला जाता है। तो जिससे कि उस एनिमल्स के लिए, हेल्थ के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमने ये गवर्नमेंट ने ये वैक्सीनेटेड 100% वैक्सीनेटेड की बात करी है कि भैया उनका जो कोई बीमारी है वो इस तरीके से इस फंड के द्वारा वो ठीक करी जा सके। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है ONGC विदेश लिमिटेड ने,
एक्सटेंशन ऑफ 10 ईयर कमीशन, हाँ ये जो आर्टिकल 340 है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से रिलेटेड है। ये इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमारा आर्टिकल 340 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक कमीशन के बारे में बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की। जो बैकवर्ड क्लास है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी कंडीशन में कोई उसको कोई डिफ़िकल्टी है तो उसको ब्रिंग आउट, मतलब उसको उस डिफ़िकल्टी से बाहर लाने के लिए। तो इस कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा, इस कमीशन का पावर्स क्या हैं, इन कमीशन का जो प्रोसीजर रहेगा। तो इस कमीशन को हमने एक्सटेंड कर दिया है 31 जनवरी 2021 तक। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। और इसको हम रोहिणी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसको जो हेड करते थे वो श्रीमती जी रोहिणी करके हेड करती थी। और इस कमीशन का जो सेटअप हुआ था वो 2 अक्टूबर 2017 को इसका सेटअप हुआ था। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इसको उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि आप हमारे को थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, जिससे कि हम इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए और रिसर्च कर सकें थोड़ा सा, और इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूली क्रिएटेड इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। इन स्पेस का फ्रेंड्स फुल फॉर्म लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडियन स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, तो इसमें भी वही आप अभी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा के लिए ये बात करी गई है। तो इससे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि इसरो के पास डिफरेंट सैटेलाइट है, PSLV GSLV, तो सबको अच्छी तरह से एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए ये स्कीम्स लाई जा रही हैं। उसके बाद हम अगले थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। प्रेसिडेंट प्रोमुलेट्स बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो फ्रेंड्स अभी ये इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको इतिहास इसका मैं बता देता हूँ कि ये क्यों ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, मतलब क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो जैसे ही फिर पार्लियामेंट सेशन में आएगा उसके बाद ये आपका एक्ट बन जाएगा। तो अभी ये ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है। तो अभी जैसे आपने देखा होगा PMC बैंक का क्राइसिस आया था, जिसमें उन्होंने 73% ऑफ देयर एक्सपोजर सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी को दे दिया था, जो कि RBI गाइडलाइंस के हिसाब से गलत था। तो फिर आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो पहले 1000 रुपीज़ निकालने के लिए बोला था, फिर 6000 रुपीज़ के लिए 50,000, फिर 50,000, क्योंकि अब ये देखिए फ्रेंड्स, पब्लिक का ही पैसा है, वो अपना ही पैसा निकालने के लिए लिमिट्स लगा दी। तो ये एक RBI के लिए डिटरेंट था। तो RBI ने कहा नहीं, मैं कंपोजिशन देखूँगा, अपना कैपिटल इम्प्रूव करूँगा, कैपिटल इन्फ्यूज़ करूँगा, इम्प्रूव करूँगा गवर्नेंस, एंड जिससे कि साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस आनी चाहिए। सेक्शन 45 फ्रेंड्स बैंकिंग का जो है वो अलाउ करता था, कोऑपरेटिव बैंक को छूट मिलती थी, जिसमें कि उसको RBI का इंटरफेरेंस नहीं था। अब सेक्शन 45 में ही अमेंडमेंट कर दी गई है, जिससे कि RBI का इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक का क्या पर्पस होता है? कोऑपरेटिव बैंक का पर्पस होता था जिससे आपकी सेविंग्स को एनकरेज करना, आपको हायर डिपॉजिट रेट देना। और अगर बैंक के साथ ही इस तरीके से होगा तो एक पब्लिक का डिस्करेज होगा, एक विश्वास कम होगा पब्लिक का बैंकिंग से। सो ये हमारी कंट्री के लिए ठीक नहीं था, इसलिए RBI ने ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें मतलब मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट यही चीज़ थी जो आपसे पूछी जा सकती थी। और 45 सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसमें अपना देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये बिज़नेस कम्युनिकेशन के आपको दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स इसमें मैं कोशिश आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप पहले खुद ट्राई करिए, उसको बिना आंसर्स देखिए। आंसर्स इन्होंने दे रखे हैं, अब मैं जब आपसे आगे ये चीज़ डिस्कस करूँगा आगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर देखने की ज़रूरत हो। अब आप बिना आंसर दिए भी जवाब दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपके, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एज एंशरेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस सिक्योर्ड इज। जस्टिस का क्या मतलब है? जस्टिस आता है फ्रेंड्स सोशल से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। डी पे आप इसको टिक कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है द वर्ड सोशलिस्ट इज एडिड बाय वर्ड। फ्रेंड्स 42nd अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें सिर्फ आपके ICSI ने सिर्फ सोशलिस्ट के लिए पूछा है। तो मैं आपको 2 वर्ड्स और बता रहा हूँ, 2 वर्ड्स और ऐड हुए थे, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो हो सकता है कि जब अगर इंस्टीट्यूट ने आपसे एक वर्ड के लिए
रखा है तो हो सकता है आगे ये इन 2 वर्ड्स के लिए भी आपसे पूछ ले, तो आप इसको भी अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। द वर्ड सोशलिस्ट एडिड बाय द 42nd अमेंडमेंट, ऑल्सो सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऑल्सो एडिड बाय दिस अमेंडमेंट ऑल्सो। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आपको पता ही है फ्रेंड्स, इसमें हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं। 15 सब आर्टिकल 1 जो कि डील करता है डिस्क्रिमिनेशन से, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज असेंट देयर टू। अगर आपने किसी को प्रपोजल दिया और उसने उसका असेंट मतलब कंफर्मेशन दे दिया, तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। टोट इज़ द स्पीसीज ऑफ, ये पिछली बुलेटिन सीरीज अगर आपने देखी है उसमें भी मैंने कवर किया था। टोट एक तरीके का एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है ना, तो उसको आप कवर करके चलिएगा। आपने इसके पूरा एक्ट भी पढ़ा होगा इसका टोट का, वो तो उसमें भी आपका ये कवर हो जाता है। चलिए, मोटो की अगर हम बात करें तो मोटो स्पीक द ट्रुथ अबाइड बाय द लॉ। ऐसे ही आपसे विज़न पूछा जा सकता है, तो विज़न हमारे को ग्लोबल लीडर बनना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। और अगर मिशन पूछता है तो आपके जैसे कैलिबर प्रोफेशनल हमारे को डेवलप करने हैं टू अचीव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन आपका क्लॉक बेस आता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। दो हैंड्स मतलब 2 सुई के बराबर में जो क्लॉक है 6:30, अगर जैसे मैं आपको घड़ी बजा के दिखाता हूँ, 6 और 7, कहता है 6:30 पे अगर हमारी जो सुई है तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो आप लिख लीजिए 1 मिनट में 5 डिग्री, आई थिंक 1 डिग्री, हाँ सॉरी, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स, मतलब 6 और 7 के जो बीच में ये 6:30 और 6 के बीच में ये जो एंगल है, इसका ये हमारे पास एंगल पूछ रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में हमारा होता है जो 6 डिग्री का होता है, और ये 6 से 7 में 5 मिनट का गैप होता है, ठीक है। तो अगर 6 से 7 में 5 मिनट का है गैप, या आप इसे डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो और वो हमसे पूछ रहा है 6 से 6:30 का, इस मीन्स हाफ हो गया। तो 5 मिनट का अगर मैं हाफ करूँ तो 2.5 मिनट, और एक एंगल 1 मिनट इजिकल टू 6 डिग्री। तो आपका क्या आ जाएगा, 2.5 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर 150 डिग्री दे रखा है, जो कि मुझे सीम्स टू बी रॉन्ग। हो सकता है ये ज़ीरो मिसप्लेसली लग गया हो, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट ही हो, आप उसको अपना मैथमेटिक्स, अपना माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड्स के साथ लगाकर चलेंगे। ओके, उसके बाद कहते हैं आप वार्निंग इन अ ट्रेन, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड आ जाता है कि टू स्टॉप ट्रेन, की भाई हम जो चेन पुलिंग होती है वो किस लिए होती है, कि एक तो कि भैया इरेलेवेंट नहीं हो, ठीक है ना, मतलब सिर्फ जेन्युइन केसेस में ही हो, और टू मिसयूज़ द अलार्म चेन सर्टेन ओके पीपल में वांट टू स्टॉप द रेन। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हम बात करें तो इम्प्लीसिट इसका आंसर आना चाहिए आपका, अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर है आपका डी, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लीसिट। चलिए, उसके बाद एक ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन 9। इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है, ए और बी आपके ब्रदर्स हैं, और सी एंड डीज आर सिस्टर। देखिए, अगर हम बात करें चलें तो ए एंड बी ब्रदर हैं, और जो ए का सन है, क्या कह रहा है, ए का सन डी का ब्रदर है। तो मतलब जो ए का सन है और डी का ब्रदर है, मतलब ये आपस में भाई बहन हो गए। तो कह रहा है हाउ इज़ बी इज़ रिलेटेड टू सी। तो ये बी सी से कैसे रिलेट करता है। अब देखिए, बी मतलब जो, अब जैसे देखिए ये दोनों भाई बहन हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी एंड डी बहनें हैं, डी और ए का जो सन है वो भाई बहन हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सी
बी का क्या लगा, तो सी बी को अंकल बोलेगा, बिकॉज हिंदी में तो जैसे आपके ताई जी, ताऊ जी, चाचा जी ये होते हैं, इंग्लिश में सिर्फ एक रिलेशन होता है अंकल, तो इसमें हम अंकल को क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन 10 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरी अर्लियर बुलेटिन सीरीज़ देखी होगी तो उसमें ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं और उसमें इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है, उसमें से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। आपका ये इकोनॉमिक की एमसीक्यू दे रखी है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। Who among the following has recently attended Russia's Victory Day parade, which commemorate the 75th anniversary of the victory of the Soviet people in Second World War? तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ जानकारी देता हूँ कि ये सबसे पहले तो 75 कैसे आया। फ्रेंड्स वर्ल्ड वॉर अगर हम 2 की बात करें तो ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अब 1945 से अगर आप 2020 लगा लेंगे तो 75 आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे 75 एनिवर्सरी इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 याद करना है। अगर आप इस तरीके से लॉजिकली चलेंगे तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले 75 एनिवर्सरी का लॉजिक आपको पता चल गया। उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं किसने अटेंड करी थी, तो फ्रेंड्स राजनाथ सिंह ने अटेंड करी थी, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और हुआ क्या था फ्रेंड्स, तो जर्मनी ने सबसे पहले, जर्मनी के जो हिटलर हुए करते थे उन्होंने फ्रांस पर अटैक कर दिया था। तो सबसे पहले वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी की हार हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने फ्रांस पर अटैक कर दिया था, फ्रांस को उन्होंने कैप्चर करना चाहा फ्रांस के। उसके बाद रशिया ने दोबारा से जर्मनी पे जीत पा ली थी सोवियत पीपल पर, तो इसलिए ये उसका जश्न मनाया गया था, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो 11 कंट्रीज़ की जो सेना होती है जिसे हम कहेंगे वो शामिल थी, ठीक है। तो अब डिटेल में तो इसको नहीं डिस्कस किया जाएगा ना, आपके लिए थोड़ा सा वो रेलेवेंट रहेगा वर्ल्ड वॉर 2 के पार्ट। मैंने आपको बेसिकली आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट बता दिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाउ मेनी चाइनीज़ ऐप वर बैंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर सेक्शन 69A ऑफ द ओके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये पिछली बार इन्होंने देखिए क्वेश्चन पूछा था कि कितने चाइनीज़ ऐप मतलब बैन हुए थे 59, इसको अलग तरीके से पूछ लिया बाय रेफरेंसिंग द सेक्शन 69A। तो अब आपको ज़रूरी हो जाएगा ये जानना कि सेक्शन 69A क्या है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो एप्लीकेशंस थे हमारे इस सेक्शन 69A ने बोल रखा है कि अगर कुछ भी ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स है जो कि हमारे प्रेजुडिशियल है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस किसी भी तरीके की इशू कर सकती है डायरेक्शन अंडर सेक्शन 69A टू ब्लॉक फॉर पब्लिक एक्सेस, कि कोई पब्लिक एक्सेस ना कर पाए उस कंप्यूटर रिसोर्स को। तो उस प्रोविज़न को यूज़ करते हुए इन्होंने ये प्रोविज़न लाए हैं, ठीक है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स आजकल फ़ोन पे चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपके ऐप्स में पड़ी रहती है। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन भी कुछ चाइनीज़ ऐप के द्वारा हमारी आउटसाइड क्योंकि सबके सर्वर आउटसाइड रहते हैं तो उनके पास वो पहुंच रही थी, जो कि हमारी कंट्री के लिए डेट्रीमेंटल था। तो इसलिए ये प्रिवेंटिव स्टेप्स लिया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो कि काफ़ी अच्छा और सराहना भी हुई थी इस एफर्ट्स की। और अब आपने अगर आज की न्यूज़ भी अगर देखी होगी तो अमेरिका ने भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, वेयर डज इंडियाज़ फर्स्ट प्लाज्मा बैंक वाज इनॉग्रेटेड कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा बैंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि वो कहाँ पर हुआ है। प्लाज्मा बैंक क्या है फ्रेंड्स, प्लाज्मा बैंक क्या होता है, ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जो जिनको कोविड-19 मतलब जिनको कोरोना वायरस का अटैक आया था, जिनको कोरोना वायरस हुआ था और उसके बाद वो कोरोना वायरस से रिकवर हुए थे, ठीक है। क्योंकि कुछ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं जो हम उस पैंडमिक से रिकवर हो पाए हैं, तो उनका जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है एक्चुअली हमारे, जैसे आपने सुना होगा ब्लड बैंक, उसी तरीके से प्लाज्मा बैंक मतलब हमारे ब्लड में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। ब्लड में एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल होता है। तो प्लाज्मा जो ब्लड होता है वो तो रेड कलर का होता है, जो प्लाज्मा होता है ये कि येलो कलर का पोर्शन होता है हमारे ब्लड में, जो कि
किसी जब हम कोविड-19 के जो पेशेंट है उसको अगर हम उसकी बॉडी में डाल देंगे उसकी रिकवरी के लिए। तो ये जो है ये कहाँ पर सेटअप हुआ है, ये न्यू दिल्ली में सेटअप हुआ है। कहाँ पर है ये न्यू दिल्ली में? न्यू दिल्ली में वसंत कुंज में है। ILBS करके इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज, ठीक है, जिससे कि आप कोविड अच्छा इसकी कुछ मतलब वो हैं बेसिकली कि कब एक पेशेंट से हम ये प्लाज्मा लिया जा सकता है, जैसे कि 14 दिन बाद जब रिकवर हुआ है उसके 14 डेज़ का हमारे को वेट करना होता है, ठीक है ना। उसकी एज 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए, उसका वेट एटलीस्ट 50 केजीज़ का होना चाहिए, उसको कोई कैंसर या डायबिटीज़ की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, और एक पेशेंट से सिर्फ 2 पेशेंट तक ही ये प्लाज्मा जाया जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो कि हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स से डील करता है कि माइकल मार्टिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो फ्रेंड्स ये इरिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करे गए हैं, और ठीक है ना, ये 33rd इरिश पार्लियामेंट में हुए हैं, और ये वियतनाम के अपोजिशन लीडर थे, ठीक है ना, जो कि अब आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो 5th पॉइंट है, रिसेंटली आनंदीबेन पटेल एज्यूम्स एडिशनल चार्ज एज अ केयर टेकर गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, प्रेजेंटली शी इज़ द गवर्नर। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आनंदीबेन पटेल कौन थी। आनंदीबेन पटेल सबसे पहली गुजरात की महिला चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिनको और जो यूपी की गवर्नर भी हैं, ठीक है ना, जिनको अब मध्य प्रदेश का एज एडिशनल गवर्नर बना दिया गया, बिकॉज जो हमारे इन प्लेस ऑफ, क्योंकि जो पटेल लालजी टंडन हैं उनकी जगह पर इनको बनाया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी थोड़ी सी मतलब तबीयत वगैरह ख़राब है, जिसकी वजह से, और जब तक वो वापस नहीं आ जाते या कोई न्यू अपॉइंट नहीं होता, ये एडिशनल चार्ज की पोजीशन एज अ गवर्नर मध्य प्रदेश की कैरी आउट करेंगी फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि एक ये 2nd वुमेन गवर्नर हैं हमारा आनंदीबेन पटेल। उसके बाद हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन। 36 एशियन समिट हुई थी कहाँ पर? वियतनाम में, जिसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। तो फ्रेंड्स इसमें आप ये थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपसे ये पूछ लिया 36 एशियन समिट, तो हो सकता है अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 36 एशियन समिट की थीम क्या थी। तो थीम आपको याद होना चाहिए कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन, ठीक है ना। ओके, अब ये बात कर रहे हैं कि विच कंट्री होस्टेड। तो फ्रेंड किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो ये आपका वियतनाम ने होल्ड किया था, जिसकी कैपिटल है हानोई, ठीक है ना। ये कब हुई थी आप इसको नोट कर सकते हैं, 26 जून 2020, और ये वर्चुअल हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, इसके लिए हमने इसको वर्चुअल किया था। और इसके अंदर हमारी 10 कंट्रीज़ हैं, जैसे थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया एंड मलेशिया फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक साल में 2 बार होती हैं। अभी जब 37th एशियन समिट होगी वो भी आपकी वियतनाम में ही होगी, 37th, ठीक है, और वो कौन से मंथ में होगी? नवंबर के मंथ में होगी। और अगर फ्यूचर वैसे पूछेंगे नहीं इंस्टीट्यूट, बट अगर 30th की बात करें तो 30th की ब्रुनेई में ये आपकी एशियन समिट होगी, जो कि वन ऑफ द कंट्री है एशियन समिट की। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। स्पेस एजेंसी फ्रॉम विच कंट्री फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक की, तो कौन सी कंट्री है जो कि स्पेस वॉक के लिए सबसे पहले 2023 में जाएगी? वो है रशिया, ठीक है ना, जिन्होंने बोला है कि भाई एक लकी पर्सन होगा जो कि स्पेस में वॉक करेगा, ठीक है ना, और इसके लिए एजेंसी रॉस कॉस्मोस की हेल्प ली गई है, ROSCOSMOS, रॉस कॉस्मोस। ओके फ्रेंड, एक ये बहुत अच्छी बात है हमारे विवेकानंद फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी, जिसके लिए स्वामी रामदेव जी ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया था। ये कहाँ पर कि हमारा एक विदेश में भी विवेकानंद जी की योगा यूनिवर्सिटी होगी, जिसका पर्पस क्या रहेगा? साइंस ऑफ योगा में, मतलब बेसिकली एक सब्जेक्ट बन जाएगा योगा, जिसमें डील किया जाएगा व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ योगा, योगा थेरेपीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा फ्रेंड्स? ये लॉस एंजलिस में है, ठीक है ना। तो एक अमेरिकी मिट्टी में हमारा इंडिया का एक पर्सन का अगर एक यूनिवर्सिटी बनती है तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। उसके बाद 9th क्वेश्चन में अगर हम डील करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी फॉर 4 years विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जून। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें
तो इसका चेयरमैन कौन बनाया है? तो इसका चेयरमैन बनाया है श्री उर्जित पटेल जी, जो कि हमारे फॉर्मर गवर्नर रहे हुए हैं आरबीआई के, जिन्होंने 10th ऑफ दिसंबर 2018 को रिज़ाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द गवर्नमेंट। बिकॉज ऑफ होता क्या था, कुछ गवर्नमेंट चाह रही थी डाइल्यूट करना आईबीसी की प्रोविजंस को, और जहाँ पर थोड़ा सा उर्जित पटेल जी का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो नहीं चाह रहे थे बिकॉज क्योंकि सिर्फ एक आईबीसी ही अपॉर्चुनिटी लाया था बैड लोन को रिकवर करने के लिए, तो थोड़ा सा इसमें टसल था, इसलिए उन्होंने। और फिर इसकी जगह अब अगर मैं आपसे पूछूं आरबीआई के कौन है गवर्नर, तो आरबीआई के गवर्नर आपको पता भी होना चाहिए, आपके कोर्स में है शक्तिकांत दास। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप इसको लिख भी सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले हु इज़ द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर, तो आप उसका जवाब दे सकें। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कहता है विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ ITF, इंडियन टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टेनिस टूर मेंस पैनल में अगर हम बात करें तो ये कौन है? निकी कलयंदा पूनाचा। ठीक है, ये स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये बुलेटिन सीरीज़ यहाँ पर फिनिश होती है। तो मेरी बेस्ट ऑफ विशेस है आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। अगर आपको कोई इशू आ रहा है रिगार्डिंग कुछ टेक्निक्स के बारे में, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आपने पहले की वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए मुझे आप मोटिवेट करते रहते हैं बनाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।